हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक नहीं, इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हमारा ये जो सीरीज चल रही है क्रैश कोर्स में, हमने फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी की बात स्टार्ट की है। जनरल फार्माकोलॉजी में हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर दिए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। सेकंड लेक्चर में हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन किया था। थर्ड लेक्चर में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर कर दिया था। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन के बारे में। वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि दोनों को सेपरेट सेपरेट वीडियोस में बनाऊं, बट फिर मैंने सोचा कि नंबर ऑफ वीडियोस इंक्रीज क्यों करना, थोड़ा सा लेंथ इस वीडियो की ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और साथ में कंप्लीट डिटेल में कवर करने वाले हैं, अलग अलग क्रिएटिव फ्लो चार्ट्स और नेमोनिक्स ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो, पहली बार आप आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो करो, ग्रो फार्मा के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, हमें जाके ज्वाइन कर सकते नहीं, ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे नोट्स और सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलेंगी। और साथ में हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो अपडेट्स है, आपके सजेशंस हैं, आपका फीडबैक है, सब कुछ मैं व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू लेता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके भी अपने डाउट्स और क्वेरीज को वहाँ पे भी पूछ सकते हो, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन करो, ठीक है। ये और बट इससे पहले, अगर अभी तक आपने जनरल फार्माकोलॉजी के पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, फार्माकोलॉजी जीपैट 2025 क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो आप देख के आओगे तो चीज़ें अच्छे से आप कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आ जाओ, आगे स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म को सबसे पहले बात तो हम एक और नाम से जानते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिज्म को हम एक और नाम से जानते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेटाबॉलिज्म इज एन एसेंशियल फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, ठीक है, विच कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स टू वाटर सॉल्युबल एंड पोलर कंपाउंड्स। अब देखो, सिंपल सी बात है, हमने जब एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको चीज़ें पता होंगी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है कि वो हमेशा लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती है उनका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और अनआयनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में कि क्यों होता है, कैसे होता है, सब कर रखा है। तो यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है उनका एब्जॉर्प्शन होना है, बट हमें क्या करना है कि हमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन करने के बाद ड्रग को एक्सक्रीट आउट भी करना है बॉडी से, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक एब्जॉर्प्शन रखेंगे या ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, तो हमें उनका एक्सक्रीशन भी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो अनआयनाइज्ड है तो उसको आयनाइज्ड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और जब उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमने बताया कि दिस इज बिकॉज ओनली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस अंडरगो एक्सक्रीशन वेयरएज लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर पैसिवली रीअब्सॉर्ब, वो मैंने आपको बता दिया। दैट टर्म मेटाबॉलिज्म कॉमनली यूज्ड प्रोबेबली। अब देखो, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते क्यों है, ठीक है, हम कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि जो ड्रग ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। तो जो मेटाबोलाइट्स को जनरेट करने का प्रोसेस होता है उसको हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। सिंपल सी बात है। तो अगर एक लाइन में हमें मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, मेटाबॉलिज्म मींस बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी, ठीक, खत्म बात। ड्रग का जो बायोकेमिकल अल्टरेशन होता है बॉडी के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, खत्म। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देख लो, सिंपल सी बात है, इस डायग्राम के थ्रू सिंपल सा समझो। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म, अब ड्रग मेटाबॉलिज्म में देखो हमारे पास एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीजें जरूरी थी, एक अनआयनाइज्ड कंपाउंड्स होना चाहिए और साथ में लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए। दो चीजें हमने पता था कि अनआयनाइज्ड होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, ये एब्जॉर्प्शन की बात थी। बट हमें एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया पिछली वीडियो में, हमने एब्जॉर्प्शन देख लिया। अब हमें एब्जॉर्प्शन तो मिल गया, बट हमें ड्रग को बॉडी से बाहर भी निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाता है कि जो अनआयनाइज्ड कंपाउंड्स है ये कन्वर्ट हो जाता है क्या, आयनाइज्ड कंपाउंड्स में। और जब आयनाइज में कन्वर्ट हुआ तो उससे क्या हुआ, इनका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ और एक्सक्रीशन इंक्रीज हो गया। सेम जो लिपिड सॉल्युबल है वो कन्वर्ट हुआ वाटर सॉल्युबल में, जब वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हुआ तो उनका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज और उनका एक्सक्रीशन इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिज्म से क्या होता है कि जो हमारे पास अनआयनाइज्ड कंपाउंड्स है वो आयनाइज में कन्वर्ट होते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है और एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक। ये सिंपल सा प्रोसेस था मेटाबॉलिज्म का। अब एक हम और एक थोड़ा एक रोड मैप के थ्रू समझ लेते हैं पूरी प्रोसेस। हमने एब्जॉर्प्शन की बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली कि मूवमेंट ऑफ ड्रग। अब मेटाबॉलिज्म में भी 2 फेज होते हैं, एक होता है फेज 1 मेटाबॉलिज्म, दूसरा होता है फेज 2 मेटाबॉलिज्म। फेज 1 मेटाबॉलिज्म को हम और किस नाम से बोलते हैं, उनको हम और एक दूसरे नाम से बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस
साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन, काफ़ी सारे आते हैं, अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फेज 2 के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्या कॉन्जुगेशन रिएक्शन। इसमें आता है कि जैसे अलग अलग कॉन्जुगेशन रिएक्शन आता है, जैसे ग्लूकोरोनेशन हो गया, सल्फेट कॉन्जुगेशन हो गया, मेथाइलेशन हो गया, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन हो गया। अभी हम आगे डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन ना लो। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से एक्सक्रीशन में कौन सा, रेनल एक्सक्रीशन भी हो सकता है, बाइलरी, रेनल और बाइलरी पाथवे अलग अलग एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारे पास एक्सक्रीशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दो फॉर्म होंगे, एक्टिव। अब यहाँ पे देखो, हमने देख लिया वहाँ पे कि वो जो हो गया मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में कन्वर्जन किस किस चीज का होता है, एक कन्वर्जन होता है एक्टिव टू एक्टिव का, और दूसरा कन्वर्जन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स। अब देखो, एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स मतलब क्या होता है, जैसे ड्रग है, ड्रग से एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्जन हो जाता है। और कभी कभी जो इनएक्टिव या प्रो ड्रग हम देते हैं, क्यों देते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे कभी कभी ड्रग जो होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या किसी एंजाइम के लिए ज्यादा सस्पेक्टेबल होती है, तो उनके लिए हम क्या देते हैं, उनके लिए हम प्रो ड्रग देते हैं। तो वो प्रो ड्रग अंदर जाके मेटाबॉलिज्म के थ्रू किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट और इनएक्टिव टू प्रोडक्ट मेटाबोलाइट। अब देखो, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। अभी तक जो हमने जो टॉपिक पढ़ा अभी तक मेटाबॉलिज्म में, क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल सकते हैं, क्वेश्चन आपको ये दो टेबल्स हैं, इससे आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसको आप अच्छे से याद करके दो। मॉर्फिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है, मॉर्फिन 6 ग्लूक्रोनाइड। सेफोटैक्सिम का है क्या, डेसा एसिटाइल सेफोटैक्सिम। एलोप्यूरिनॉल का है एलोजेंथिन। प्रोकेनामाइड का है एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड। प्रीमिडोन के दो मेटाबोलाइट बन सकते हैं, एक है फिनोबार्बिटोन, दूसरा फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड। दूसरा डाइजेपाम। डाइजेपाम को क्या है, डेसमेथाइल डाइजेपाम हो सकता है या ऑक्साजेपाम में कन्वर्ट हो सकता है। डिजिटॉक्सिन का डिजॉक्सिन, ये कई बार पूछा जा चुका है। डिजिटॉक्सिन का डिजॉक्सिन ये पूछा जा चुका है। इमिप्रामिन का डेसिमिप्रामिन हो जाता है। एमिट्रिपिलिन का नॉरट्रिपिलिन। कोडेन मॉर्फिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्प्रोनोलैक्टोन कैनेरिनोन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनएक्टिव प्रोडक्ट का भी बन सकता है, प्रोडक्ट से एक्टिव में कन्वर्ट होने का क्या है, लिवोडोपा डोपामिन। इनहेलाप्रिल से कन्वर्ट होता है इनहेलाप्रिलेट। अल्फा मिथाइल डोपा से कन्वर्ट हो जाता है अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन से। डिपीवेफ्रिन से कन्वर्ट हो जाता है एपिनेफ्रिन में। प्रोग्वानिल से कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोग्वानिल में। प्रेडनिसोन से कन्वर्ट होता है प्रेडनिसोलोन में। क्लोपिडोग्रिल से कन्वर्ट होता है इसके थायोल मेटाबोलाइट में। बेकेम्पेसिलिन से कन्वर्ट होता है एम्पिसिलिन में। सल्फासेलाजिन से कन्वर्ट होता है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। असाइक्लोविर से कन्वर्ट होता है असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में। और फ्लोरोयूरासिल से कन्वर्ट होता है फ्लोरोयूरोडिन मोनोफॉस्फेट में। तो ये कन्वर्जन है एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट और इनएक्टिव प्रोडक्ट टू एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्जन होता है, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, इसको आप याद रखना, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है दो फेजेस में होता है। मेटाबॉलिज्म जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो दो फेज में होता है। एक होता है फेज 1 रिएक्शन, दूसरा, एक मिनट, हाँ इधर आ लो। एक होता है फेज 1 रिएक्शन, दूसरा होता है फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग आती है, मतलब फेज 1 में कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन आता है, ठीक है। इसमें देखो, ये क्या होता है, जो फेज 1 रिएक्शन होता है वो माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल दोनों इसमें एक्ट करते हैं। जबकि फेज 2 में दो चीजें हो जाती है। फेज 2 में कुछ होते हैं जो माइक्रोसोमल एंजाइम के द्वारा काम किए जाते हैं, कुछ जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के द्वारा होते हैं। तो माइक्रोसोमल एंजाइम के लिए केवल एक आता है, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, और ये सबसे कॉमन फेज 2 रिएक्शन है, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये अकेला फेज 2 रिएक्शन है जिसमें हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स एक्ट करते हैं। बाकी सारे जो फेज 2 के रिएक्शन है, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, एस्टाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ये सारे ऐसे हैं जिनमें हमारा नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स काम करते हैं। अब फेज 1 के एंजाइम, फेज 1 के जो रिएक्शन है उसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है, वो है ऑर्चर्ड, ORCHAD, ठीक है। ओ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। आर से हो जाएगा रिडक्शन। सी से हो जाएगा साइक्लाइजेशन। एस से हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। ए से हो जाएगा अपने पास एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। और डी से हो जाएगा डीएमीनेशन, ठीक है। तो ये सिंपल से आप देखो, जैसे ये आपको सारी बेसिक फेज 1 के रिएक्शंस हैं, सारे रिएक्शंस आपको बेसिक पता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन में डिसाइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस। और इसमें से काफ़ी सारे रिएक्शंस मैंने अभी एग्जाम्पल के साथ मैंने कवर किया है। किसमें, अभी प्री फॉर्म का जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया है जिसमें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, तो वहाँ पे भी इन सारे के बारे में मैंने एक बार डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना, वो चीज़ें आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस चीज़ों को यहाँ रिपीट नहीं करने वाला हूँ। हम डायरेक्टली मूव करेंगे किसमें, फेज 2 के रिएक्शंस पे मूव करेंगे। अब फेज 2 में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। तो मैं कन्फ्यूज आपको नहीं रखना, क्योंकि आप देखो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपल क्या क्या याद रखना है मैं वो बता दूं। आपको बस नेम याद रखना है, उसके एंजाइम कौन सा यूज़ होता है, एग्जाम्पल, बस इससे आपका काम हो जाएगा। और इस पोर्शन से क्वेश्चन आप मिलेगा, आपको मिल सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बस इतनी 3 चीज़ें याद रखो, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओगे परेशान रहोगे। सबसे पहला आता है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। इसमें आता है यूडीपी, ग्लूकोरो नोजल
ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा। और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो होती है क्लोरामफेनिकोल, एस्पिरिन और फेनेसेटिन। अब देखो एस्पिरिन से यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट एस्पिरिन का ये माइनर पाथवे है। मेजर पाथवे जो एस्पिरिन का है वो है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। तो अगर क्वेश्चन में आपका एस्पिरिन का मेटाबॉलिक पाथवे पूछता है तो आप क्या लगाओगे, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। अगर ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन ऑप्शन में नहीं है तब आप ग्लूकुरोनाइड में जा सकते हो। और इसको आप ग्लूकुरोनाइड के एग्जांपल को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ACP। ठीक है, ए से आप क्या यूज कर सकते हो, एस्पिरिन, सी से हो गया क्लोरामफेनिकोल, पी से पैरासीटामोल, वो फेनेसेटिन सॉरी। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, जिसमें से एस्पिरिन का क्या है, ये माइनर है, याद रखना। एस्पिरिन के लिए कभी भी आप ग्लूकुरोनाइड पहले नहीं लगाओगे, आप ग्लाइसिन लगाओगे। अगर ग्लाइसिन नहीं है तब आप ग्लूकुरोनाइड लगा सकते हो। ठीक है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, इसके लिए जो एंजाइम लगता है एसिटाइल कोएंजाइम में ग्लाइसरीन ट्रांसफरेज लगता है। और एग्जांपल जो ड्रग्स आती है सैलिसिलेट्स आती है। ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, इसमें जो एंजाइम का यूज होता है, कौन सा एंजाइम होता है, ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज एंजाइम इसमें यूज होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो आएगा पैरासीटामोल। ठीक, नेक्स्ट आता है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक पॉइंट इसके लिए आप याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फेज 2 रिएक्शन है जो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कॉज करता है। तो वो हमारा कौन सा है, वो एसिटाइलेशन है। एसिटाइलेशन ऐसा ओनली फेज 2 रिएक्शन है जो क्या कॉज करता है, जो कॉज करता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप याद कर लेना कि जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म किस फेज 2 रिएक्शन से एसोसिएटेड है, वो है एसिटाइलेशन से। इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज किया जाता है इसमें। और एग्जाम्पल क्या है इसका, सल्फोनामाइड है, हाइड्रोलाजीन है, आइसोनियाजिड है, प्रोकेनामाइड है और आपके पास क्लोनाजेपाम है। ठीक है, इसके लिए आप कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हो, इसके लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हो शिप, SHIP। ठीक है, सिप PC, इसके लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हो सिप PC। एस से हो गया आपका सल्फोनामाइड, H से हो गया आपका हाइड्रोलाजिन, I से हो गया आइसोनियाजिड, P से हो गया प्रोकेनामाइड और जो दूसरा एक वो है PP से एक होता है PAS, पैरामिनो सैलिसिलेट जो ड्रग है PAS, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। P से वो भी हमारा एसिटाइलेशन के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और C जो है, C से आपका क्लोनाजेपाम हो गया। ठीक, तो ये हमारे 4 पाथवेज हमने देखे, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन और एसिटाइलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज 2 क्या, जो अगला है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है, इसका जो एंजाइम यूज होता है, कौन सा एंजाइम होता है, ट्रांसमेथाइलेज। और इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं, कौन कौन सी ड्रग है जो इसका एग्जांपल मतलब यूज नहीं होती, सॉरी, मतलब जिन ड्रग का मेटाबॉलिज्म इसके थ्रू होता है, वो है एड्रेनालिन है, हिस्टामिन है एंड निकोटिनिक एसिड है। ये 3 ड्रग्स है मेनली। फिर आता है सल्फेट कॉन्जुगेशन, इसमें जो एंजाइम का यूज होता है वो होता है सल्फोट्रांसफरेज। और कौन कौन सी ड्रग इसके थ्रू मेटाबोलाइज होती है, क्लोरामफेनिकोल एंड अदर जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, वो उनका मेटाबॉलिज्म हमारा फेज 2 रिएक्शन की मतलब फेज 2 में सल्फेट कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। ठीक, तो समझिए बात को। तो ये था फेज 2 मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन फेज 2 था। ठीक है, तो अभी तक अगर हम सिंपल सी बात करें तो फेज 1 और फेज 2 को अगर हम एक लाइन में वो करना चाहें तो क्या करते थे कि जो हमारा फेज 1 रिएक्शन है वो क्या करता है, वो ड्रग को ज्यादा पोलर करता है। कैसे कैसे, उसमें क्या कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को ऐड करके। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का जो होता है उसमें ऐड करने के लिए वो हमारे किसके थ्रू होता है, फेज 2 में। उसके बाद हमारे पास फेज 2 में एडिशन होता है और फेज 1 में क्या होता है कि इसको फंक्शनल ग्रुप एडिशन होता है, उसका कॉन्जुगेशन होता है वो फेज 2 में होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फेज 1 को बोलते हैं क्या, हमारे पास फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, और फेज 2 को हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। ठीक, समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब कहाँ कहाँ पे ड्रग मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलता है, तो जो हमें पता है कि मेनली जो प्राइमरी साइट है ड्रग मेटाबॉलिज्म की वो क्या है, वो है लीवर। ठीक है, लीवर जो है वो प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है। इसमें से माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ पे, हेपेटोसाइट के माइक्रोसोमल एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। उसके बाद सेकेंडरी साइट्स कौन कौन सी हो सकती है, किडनी में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लंग्स में भी होता है मेटाबॉलिज्म, आपके स्किन में भी मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन्स में होता है, प्लाज्मा में भी कुछ होता है, नर्वस टिश्यू और टेस्टिस में, सर्टोली सेल्स में होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सेकेंडरी साइट्स हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म होता है, डिपेंड करता है। बट मेन जो प्राइमरी साइट है जहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा लीवर। ठीक है, अब देखो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, अभी हम बात कर रहे थे माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल की, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो ड्रग को मेटाबोलाइज करने की जो एंजाइम्स होते हैं, मेनली 2 एंजाइम्स ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए 2 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है माइक्रोसोमल एंजाइम और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होता है कि लोकेटेड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्राइमरली इन लीवर एंड किडनी या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड लंग्स, इन सब की जगह, इन सब पे भी लोकेटेड होते हैं और मेनली कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एग्जांपल क्या है, साइटोक्रोम P450 ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्या है, CYP3A4। CYP3A4 एंजाइम क्या करता है, ये 50% ऑफ द ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, CYP3A4। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, एक ब्लैंक स्क्रीन से, क्या है CYP3A4
पी ये थी और साथ में क्या था 3A4 इतनी थी। अब देखो सी वाई हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोक्रोम, ठीक, सी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोक्रोम। और यहाँ पी जो है, पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P450, ठीक है, P450 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने अभी पीछे देखा ना CYP450, CYP450 हमने देखा था, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक सब एंजाइम है CYP3A4। अब P450, अब P450 में आपको ये समझना कि 450 क्या होता है, व्हाट इज 450, 450 का मतलब ये है कि ये जो 450 वेवलेंथ पे ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये जो एंजाइम है ये रेडिएशन को कितने, ये 450 क्या वेवलेंथ है, ऐसी वेवलेंथ जिसपे ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं ये हमारी 450 वेवलेंथ है। अब इसमें जो 3 है, अब यहाँ पे 3 जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इसकी फैमिली को, 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, फैमिली। ए जो है वो इंडिकेट कर रहा है जीन को, और जो 4 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है जीन नंबर को। समझ गए बात को, ठीक। तो सी वाई इंडिकेट हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साइटोक्रोम को। पी से रिप्रेजेंट हो रहा है P450, जिसमें से 450 क्या है, वो वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है, 3 जो है वो उसकी फैमिली को इंडिकेट कर रहा है, ए जो है वो जीन इंडिकेट कर रहा है, और 4 जो है वो जीन नंबर को इंडिकेट कर रहा है। समझ गए बात को, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थे हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स के बारे में। अब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइक्रोसोमल एंजाइम कहाँ प्रेजेंट था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नॉन माइक्रोसोमल कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटिक सेल्स एज वेल एज अदर टिश्यू इंक्लूडिंग प्लाज्मा। इसमें कौन कौन से, जैसे ऑक्सीडेज हो गया, स्टेरेज हो गया, अमाइडेज हो गया। दीज एंजाइम कैटलाइजेस ऑल फेज 2 रिएक्शन एक्सेप्ट ग्लूकोरोनिडेशन, जो हमने अभी पीछे देखा कि ग्लूकोरोनिडेशन जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम लगता है, बाकी सब में हमारा क्या होता है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम का यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब नॉन माइक्रोसोमल के द्वारा कैटलाइज किया जाता है। समझ गया बात को। अब देखो कुछ 2 टर्म्स आते हैं यहाँ पे, एक होता है एंजाइम इंड्यूसर, दूसरा होता है एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है, एंजाइम इंड्यूसर मतलब एंजाइम को इंड्यूस करने वाला, इंड्यूस करने वाला मतलब उसकी क्या करने वाला कि उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाला। अब एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, किसी भी ड्रग के लिए एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। जब एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो क्या हो जाएगा कि उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एंजाइम इंड्यूसर क्या करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम इंड्यूसर्स इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म एंड दस डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ड्रग के इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो उसके लिए हमें क्या बढ़ना पड़ेगा, डोज हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसी ड्रग को साथ दे रहे हैं जिसमें एक एंजाइम इंड्यूसर है तो उसके लिए हम क्या देना पड़ेगा, हमें उसके लिए डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एंजाइम इंड्यूसर्स के साथ दे रहे हैं तो हमें डोज को जो होगा वो इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसकी याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, G2P2RS सेल फोन। देखो GPRS होना चाहिए ना, GPRS सेल फोन था, इसमें से G से 2 था और P से 2 था, तो मैंने जैसे याद किया था, आप GPRS सेल फोन से याद कर सकते हो, और मैंने याद किया था G2P2RS सेल फोन से, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। G से 2 ड्रग आ गई, ग्रिशोफुल्विन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। P से जो हो गई हमारे पास फिनेटोइन, फिनाइलब्यूटाजोन। R से हो गई हमारे पास रिफम्पिसिन। S से जो आता है हमारे पास आता है स्मोकिंग, और सेल से आता है हमारे पास कार्बामाजेपिन, क्लोरल हाइड्रेट, और फोन से जो आता है फिनोबार्बिटोन। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो सारे एंजाइम इंड्यूसर का नाम को आप अच्छे से याद कर सकते हो, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका भी है कि कौन सा एंजाइम इंड्यूसर है। और कभी कभी आपको डायरेक्टली ना दे के आपको सिंपल सा 2 ड्रग साथ में दे दिया, एक कोई दूसरी ड्रग दे दिया, उसके साथ आपने दे दिया फिनेटोइन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको इसमें क्या होगा कि डोज हमें बढ़ानी चाहिए कि घटानी चाहिए, तब आपको वहाँ पता होना चाहिए कि फिनेटोइन क्या है। फिनेटोइन एक एंजाइम इंड्यूसर है, जब एंजाइम इंड्यूसर है मतलब वो एंजाइम को इंड्यूस करेगा और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, और जब वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। या क्वेश्चन आपको दे देगा कि सिंपल सी कि आपको एक ये ड्रग है, एक पर्सन को दे रहे हैं जिसके क्या चीज है, जिसको स्मोकिंग है कि हैबिट है, तो उसके लिए हमें डोज क्या रखनी चाहिए, डोज हम इंक्रीज करें या नॉर्मल डोज दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा स्मोकिंग है, स्मोकिंग है मतलब स्मोकिंग एंजाइम इंड्यूसर है, स्मोकिंग एंजाइम इंड्यूसर है मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा मतलब इफेक्ट घटा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे आपको इतना इस लेवल ऑफ की थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए। जब आप इस लेवल की थिंकिंग डेवलप करोगे कोरिलेट करके, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ की क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बट इस लेवल का अगर आप रखोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहेगा। ये था एंजाइम इंड्यूसर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। एंजाइम इनहिबिटर का क्या काम करते हैं, ये सेम उल्टा काम है, ये एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। जब एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मतलब कम मेटाबॉलिज्म होगा, और जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप हमारा डोज जो है वो घट जाएगी। द एंजाइम इनहिबिटर विल डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, फिर फॉर द डोज शुड बी डिक्रीज, हमें डोज क्या करनी है, डिक्रीज करनी चाहिए। अब इसके लिए हमें सिंपल सी बात, इसके लिए हमें जो ट्रिक है वो क्या ट्रिक है, विटामिन के कैन नॉट, यहाँ पे सी होगा, सॉरी सी मिस हो गया, विटामिन के यार कैन, एक मिनट, विटामिन सी के
कैन नॉट कॉज एंजाइम इनिबिशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि विटामिन के जो है वो एंजाइम इनिबिशन नहीं कॉज करता। ठीक है, ये हम याद कर रहे हैं। तो वी से हो गया विटामिन वेलप्रोएट, के से हो गया कीटोकोनाजोल, कैन नॉट से हो गया अपने पास सिमेटिडिन, कॉज से हो गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एंजाइम से यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, इरेथ्रोमाइसिन। ठीक है, इरेथ्रोमाइसिन, यहाँ पे हो जाएगा इरेथ्रोमाइसिन। ठीक है, उसका इनिबिशन से हो जाएगा आइसोनियाजेट। तो ये ऐसे ड्रग्स हैं जो क्या कॉज करते हैं, जो कॉज करते हैं एंजाइम इनिबिटर्स, इनिबिशन कॉज करते हैं। और जिसके साथ अगर हमें देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोज को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंजाइम इनिबिशन के साथ क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी, हमने ये चीजें देख ली किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे किससे रिलेटेड, अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सक्रीशन को देखने के लिए, एक्सक्रीशन कवर करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमने देख लिया एब्जॉर्प्शन देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, मेटाबॉलिज्म देख लिया। अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से रिमूव करने की जो वो होती है, क्या होती है, रिमूवल ऑफ द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, ड्रग या उसके मेटाबोलाइट का जो बॉडी से रिमूवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपल सा बोलते हैं क्या, एक्सक्रीशन। अब द मेजर रूट ऑफ द एक्सक्रीशन इज किडनी। एक्सक्रीशन का जो मेजर रूट है किडनी एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज ऑकर बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, किडनी के अलावा भी और भी रूट्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जैसे हमारे पास सलाइवा से भी एक्सक्रीशन हो सकता है, मिल्क से भी एक्सक्रीशन होता है, टीयर से भी एक्सक्रीशन होता है, बट ये बहुत ही माइनर रूट्स होते हैं, बहुत ही लोअर अमाउंट ऑफ ड्रग इसमें जाती है। जैसे हमारे पास सलाइवा से कौन सी ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है, सलाइवा से हमारा लिथियम, कैफीन से, ये सलाइवा से एक्सक्रीट हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको उतना कंसीडर नहीं करते। मेनली जो हम कंसीडर करते हैं वो किडनी से थ्रू करते हैं। अब किडनी में भी मेनली 3 चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, और हमारा लास्ट में होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, किडनी से भी हमें 3 चीजें देखने को मिलती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड रीनल ब्लड फ्लो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड रीनल ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे कैसे डिपेंड करता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ना तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल होती है, ना एक्सक्रीशन के लिए अवेलेबल होती है। केवल किसके लिए अवेलेबल होती है, फ्रीली, जो फ्रीली ड्रग होती है वो वही अवेलेबल होती है इन सब के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि अगर जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है वो उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, केवल जो फ्री ड्रग्स है उनका फिल्ट्रेशन होगा। और रेनल ब्लड फ्लो पे कैसे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास फिल्ट्रेशन का रेट होगा, सिंपल सी बात है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे किसके इस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन पे, 2 उस पर डिपेंड करता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, उसका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। और जब रीअब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो एक्सक्रीट करने के लिए अभी हमने पीछे देखा कि इसीलिए ड्रग को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक कन्वर्ट करते हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। सेकंड वन इज आयनाइजेशन, जितना आयनाइजेशन ड्रग का होगा उतना ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि हमें यह पता है कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो अनायनाइज फॉर्म में होता है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म से उसको हम अनायनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसी के लिए हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम पॉइजनिंग को ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, अगर हमारे पास किसी एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हो गई, जैसे सैलिसिलेट्स हो गया, बारबिचुरेट्स हो गया, क्लोप्रोपामाइड, मेथोट्रेक्सेट, या कोई भी एसिडिक ड्रग है जिसकी हमें पॉइजनिंग हो गई, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यूरिन को एल्कनाइज कर देंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि जब हम एल्कनाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जब हम यूरिन को एल्कनाइज करेंगे तो एसिडिक ड्रग जो होगी वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। सेम कंडीशन जो होगी कि हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो आयनाइज ज़्यादा होगी, तो उसी वजह से सेम कंडीशन होगी बेसिक ड्रग के लिए। जब बेसिक ड्रग होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, यूरिन को एसिडिक कर देंगे। जब यूरिन को एसिडिक करेंगे तो यूरिन वो ड्रग होगी वो आयनाइज फॉर्म में चली जाएगी, और जब आयनाइज फॉर्म में चली जाएगी तो उसका जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में समझाया था, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड को कॉन्सेप्ट को, जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसको एक बार देख लेना जाके, तो अच्छे से तुम्हें चीज़ें खत्म हो जाएगी, मतलब क्लियर हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, अब एसिडिक मतलब यूरिन को अल्कनाइज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं, NaSCO3, और जबकि हम इसको वो करने के लिए, एसिडिक करने के लिए हम यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये लिपिड सॉल्युबिलिटी और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पर नहीं डिपेंड करता है। इसके लिए क्या होता है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए सेपरेट पंप्स प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक और बेसिक ड्रग के लिए नेफ्रॉन में, और उससे क्या होता है, केवल एक सिंगल ड्रग जो होती है वो एक बार में पास होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है हमारे किसके बारे में, ये पॉइंट्स हमारा
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन की काइनेटिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है? इज अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो एलिमिनेट हो रही है उसको हम बोलते हैं क्या? रेट ऑफ एलिमिनेशन। और रेट ऑफ एलिमिनेशन किस टर्म में क्वांटिफाई किया जाता है? रेट ऑफ एलिमिनेशन हम क्वांटिफाई करते हैं क्लियरेंस के टर्म में, ठीक। रेट ऑफ एलिमिनेशन किसमें? क्लियरेंस के टर्म में। अब क्लियरेंस क्या होता है? द क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इज द थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन 1 यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो पर यूनिट टाइम में जितना ड्रग रिमूव आउट हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, मतलब एक यूनिट टाइम में ये जितने वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा से ड्रग को रिमूव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसका क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। इसको हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं क्लियरेंस का। क्लियरेंस का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? क्लियरेंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन यूरिन, ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन यूरिन इनटू यूरिन फ्लो, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन यूरिन इनटू यूरिन फ्लो अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक। ये क्लियरेंस का एक दूसरा फॉर्मूला है, ठीक। ये दो फॉर्मूला है किसके? क्लियरेंस के लिए। एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि दो चीजें होती है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर, जीएफआर को कैसे मेजर करते हैं? जीएफआर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? जीएफआर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस का यूज करते हैं, ठीक है। क्रेटिनिन क्लियरेंस, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इसीलिए मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ अलग से। क्रेटिनिन क्लियरेंस का यूज करते हैं जीएफआर को मेजर करने के लिए। यूनिट क्या होती है क्लियरेंस की? ml पर मिनट होती है क्लियरेंस की यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक पॉइंट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? जैसे इसका नाम वो कर रहा है हाफ लाइफ। इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू हाफ। इस प्लाज्मा कंसंट्रेशन को हाफ रिड्यूस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। अब इस हाफ लाइफ ही डिपेंड करती है ड्रग की कितना वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बॉडी में रहेगा। जितनी ज्यादा हाफ लाइफ उतने ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बॉडी में ड्रग रहने वाला है, ठीक है। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 इंटू वीडी इंटू क्लियरेंस, जहाँ पे वीडी जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस अभी हम पीछे देखे। हाफ लाइफ इज अ सेकेंडरी पैरामीटर डिराइव्ड फ्रॉम द टू प्राइमरी पैरामीटर दैट इज वीडी एंड क्लियरेंस, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो वीडी और क्लियरेंस है वो करता है, ठीक है। अब कुछ डिफरेंट ड्रग्स की डिफरेंट हाफ लाइफ होती है। जैसे हमारे पास एस्पिरिन की जो हाफ लाइफ होती है वो 4 घंटे की होती है। पेनिसिलिन की हाफ लाइफ 30 मिनट्स की होती है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन की हाफ लाइफ जो होती है वो 4 to 8 मिनट होती है। जबकि डिजिटॉक्सिन की जो हाफ लाइफ होती है वो 7 डेज तक रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होती है डिजॉक्सिन, एक होती है डिजिटॉक्सिन। ये दो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिजॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन। जिसमें से मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है कि अपने पास डिजॉक्सिन, ठीक है, और दूसरी होती है डिजिटॉक्सिन। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? इसकी हाफ लाइफ होती है 40 आवर्स की, इसकी हाफ लाइफ होती है 7 डेज की। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर कैसे करना है मैं बताता हूँ। डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन में अंतर किस चीज का? एक टी का अंतर है, और टी का मतलब क्या होता है? टाइम। ये टी अपने साथ क्या लेके आया? टाइम। जैसे ये टी आ गया टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। बस इससे आप याद रख सकते हो डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन में टी का अंतर है, और टी का मतलब होता है टाइम, और टाइम मतलब जैसे ही डिजॉक्सिन आया उसने 7 दिन का टाइम लेके चला गया, ठीक। तो इसलिए डिजॉक्सिन का जो होता है 40 आवर्स का होता है, डिजिटॉक्सिन का होता है 7 डेज का होता है। ऐसे सभी ड्रग्स का आप सभी ड्रग्स का याद नहीं कर सकते, बट कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी जो मैंने आपको बता दी उसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब एक दो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है लोडिंग डोज का और एक होता है मेंटेनेंस डोज का। लोडिंग डोज मतलब क्या होता है? जैसे लोड करने के लिए जो इनिशियल हमारे पास एक ड्रग को एक डिजायर्ड कंसंट्रेशन में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में पहुंचाने के लिए बॉडी में हम जो ड्रग को लोड करते हैं, मतलब जो डोज देते हैं उसी को बोलते हैं क्या? लोडिंग डोज। और इनिशियली ये डोज जो होती है वो थोड़ा सा ज्यादा होती है। और लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करती है? और डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। मेंटेनेंस डोज गिवन टू द मेंटेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब जैसे हमने एक बार वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अब हमारे पास क्या होता है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब मेंटेन करना है, उसी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बना के रखना है। तो उसके लिए जो डोज दी जाती है वो दी जाती है लोडिंग डोज, और वो हमेशा स्मॉलर होती है। क्यों? क्योंकि वो क्लियरेंस और टी हाफ पे डिपेंड करती है। तो जैसे अगर टी हाफ है तो हम थोड़ी थोड़ी डोज दे कि उस तक हम मेंटेनेंस डोज को बना के रख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? जैसे अगर हम लोडिंग डोज की बात करें, लोडिंग डोज इज इक्वल टू वीडी इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, जो हमें टारगेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन चाहिए, ठीक है। वीडी इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। और हमारे पास जो मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला होता है, मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू क्लियरेंस इंटू टारगेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो मेंटेनेंस डोज है वो किस पे डिपेंड करती है? मेंटेनेंस डोज जो है वो डिपेंड करती है हमारे पास क्लियरेंस पे, और लोडिंग डोज जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब जो हमारा ये काइनेटिक्स है वो दो ऑर्डर शो कर सकते हैं, या तो वो फर्स्ट ऑर्डर शो करेगा या वो शो करेगा जीरो ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जो मतलब लीनियर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर जो मतलब है वो नॉन लीनियर काइनेटिक्स को शो करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब लीनियर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर नॉन लीनियर काइनेटिक्स। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब एक पर यूनिट टाइम में कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जाएगा, और जबकि इसमें क्या होता है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा उससे समझते हैं कैसे। मान लो, ठीक है, मान लो हमारे पास दो एक है, मतलब हमारे पास एक 100 mg की ड्रग है। ठीक है, और पहले 1 घंटे में 1 आवर में वो कितनी हो गई, वो हो गई 50। दूसरे 1 आवर में वो हो गई कितनी 25, और तीसरे 1 आवर में कितनी हो गई, वो हो गई 12.5। अब इससे आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले 1 आवर में वो कितनी हुई 1/2 हुई, दूसरे 1 आवर में वो फिर से 1/2 हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, उसका हाफ जा रहा है, कांस्टेंट फ्रैक्शन जा रहा है, वो हाफ हो रही है। 50% ऑफ ड्रग इलिमिनेट आउट हो रही है। कितनी हो रही, 50% ड्रग जा रही है। ठीक, बट सेम एक कंडीशन रहती है, दूसरी एक है कि 100 mg ड्रग थी हमारे पास, पहले 1 आवर में क्या हुई, वो हो गई 80, दूसरे 1 आवर में वो हो गई कितनी 60, तीसरे 1 आवर में वो हो गई 40। समझे बात को। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 20 mg जा रहा है, 20 mg फिक्स है, उसको नहीं मतलब स्टार्टिंग में 100 था फिर उसके बाद 80 हुआ, क्या वो उसको कोई मतलब नहीं, उसको हर बार 20 निकालना है। इसमें क्या था, स्टार्टिंग में 100 था तो कितनी गई, फिर 50 गई। देखो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक मिनट मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जब 100 mg था तो ये कितना गया, तब ये 50 mg गया था। जब 50 हो गया तो कितने का लॉस हुआ, तब 25 गया। फिर जब ये 25 हो गया तो कितना जाया, 12.5 गया। ठीक है, तो जैसे जैसे जो इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो रहा है उससे ये इफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि वो 100 mg है कि कितनी है, मतलब 80 है, 100 था तब भी ये 20 गया, 80 था तब भी ये 20 गया, 60 था तब भी 20 है, 40 था अब भी ये 20 जाएगा, 20 आएगा तो भी ये 20 ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, एक कांस्टेंट अमाउंट जा रहा है। तो जहाँ पे कांस्टेंट फ्रैक्शन जा रहा है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट जा रहा है वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, अभी मैंने बताया। यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन से उसको कोई मतलब नहीं है। क्लियरेंस कांस्टेंट रहता है, इसमें क्लियरेंस मोर एट लो कंसंट्रेशन एंड लेस एट हाई कंसंट्रेशन। इसका जो हाफ लाइफ रहता है वो कांस्टेंट रहता है। सेम हाफ लाइफ के लिए भी हो गया कि लो कंसंट्रेशन पे कम रहता है और हाई कंसंट्रेशन पे ज्यादा रहता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर को काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे कि कैसे उनका एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो जीरो ऑर्डर का जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और वही सेम अगर हम जीरो ऑर्डर का ग्राफ देखना चाहें तो जीरो ऑर्डर का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन और यहाँ पे हो जाएगा टाइम। तो आप ग्राफ भी इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो जीरो ऑर्डर मैंने बताया कि केवल कुछ ऐसी फ्यू ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। तो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है, उनके लिए सिंपल सी एक ट्रिक याद करनी है, जीरो वॉट पावर। जीरो वॉट पावर आप याद करो, आपका काम हो जाएगा। जीरो से हो गया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वॉट में डब्ल्यू से वॉरफेरिन, ए से अल्कोहल एंड एस्पिरिन हो गया। ठीक है, टी से हो गया थियोफाइलिन, टी से हो गया टॉलब्यूटामाइड, और पावर से हो गया फेनेटोइन। ठीक, तो इससे आप याद कर सकते हो जीरो वॉट पावर। जीरो से जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करने वाली, वॉट से मतलब वॉरफेरिन, अल्कोहल से एस्पिरिन, थियोफाइलिन से टी से थियोफाइलिन, दूसरे टी से टॉलब्यूटामाइड, और पावर से क्या हो गया फेनेटोइन। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो ये क्लॉज लास्ट कॉन्सेप्ट जो है इसमें वो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या होता है कि देखो हमारे पास जैसे हमने ड्रग दिया वो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ उसकी बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आता है कि ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में क्या हो जाता है कि मतलब नॉर्मल हो जाता है, फिर वो बढ़ता नहीं है, एक स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है कि उसके बाद वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही चलता रहता है। जैसे हमने यहाँ देखो पहली हाफ लाइफ आई ड्रग की, यहाँ पे खत्म हुई, फिर दूसरी हमने फिर ड्रग डोज दी यहाँ भाई, फिर तीसरी हमने दी, चौथी यहाँ पहुंची। अब पांचवी के बाद देखो कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो उसी में ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, वो कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे ड्रग के उसमें पर्टिकुलर कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि हाफ लाइफ, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है किस पे, टी हाफ पे, और इसको स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए किस पे कितनी हाफ लाइफ की जरूरत होती है, 5 हाफ लाइफ। मतलब मेनली हमारे पास 4 to 5 हाफ लाइफ है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में दोनों में से कुछ हो, कोई भी हो, तो हम उसको लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास क्या हो कि दोनों है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, 5 हाफ लाइफ को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि मतलब
कौन सी कितने हाफ लाइफ पे आता है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या कि हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए कितनी हाफ लाइफ की जरूरत होती है, तो हमारे पास कितनी हाफ लाइफ की जरूरत होती है, 5 हाफ लाइफ की जरूरत होती है किसमें, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमने कवर कर ली। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीजें कवर की, एक बार फटाफट से पूरी हम एक बार रिकॉल करते हैं। ऐसे आप, वैसा मैं वीडियो रिकॉल करा रहा हूँ ना, ऐसे आप भी पढ़ने के बाद एक बार पूरा सा एंड करने से पहले एक बार पूरे टॉपिक को फिर से एक बार रिकॉल कर लिया करो। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में आप एक बार पूरे रिकॉल कर लिया करो कि हाँ मैंने ये पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, पहले हमने मेटाबॉलिज्म देखा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बोलते हैं। इसमें क्या होता है मेटाबॉलिज्म में, जो अनआयनाइज्ड कंपाउंड है वो आयनाइज्ड में कन्वर्ट होते हैं और उससे एब्जॉर्प्शन और डिक्रीज होता है और एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है। सेम जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है उनसे वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है और एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म में फेज 1 फेज 2 और एक्सक्रीशन के बारे में एक रोड मैप देखा। फिर हमने देखा क्या एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और इनएक्टिव जो प्रोडक्ट है वो उनसे भी एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्जन होता है। उसके हमने एग्जांपल्स देखे और ये एग्जांपल्स आप याद करके रखना, इससे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। फिर हमने देखा मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप के रिएक्शन होता है, फेज 1 मेटाबॉलिज्म, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। उसके हमने एक ट्रिक देखी फेज 1 और फेज 2 के बारे में, कैसे उसको याद कर सकते हैं। फिर हमने फेज 2 रिएक्शंस देखी कि फेज 2 रिएक्शन में आपको मेनली 3 चीजें याद रखनी है, नाम, एग्जाम्पल और एंजाइम कौन सा यूज होता है। उसकी ट्रिक के साथ हमने यहाँ पे देख लिया, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन देखा, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन देखा, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन देखा, एसिटाइलेशन देखा, सारी चीजें हमने देखा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक पॉलीमर्सिज्म से कौन सा रिएक्शन वो रखता है, वो होता है एसिटाइलेशन रिएक्शन। फिर हमने और 2 है मेथाइलेशन और सल्फेट कॉन्जुगेशन की बात की। फिर हम आगे कि कहाँ कहाँ पे मेटाबॉलिज्म मेनली देखने को मिलता है। जो मेन साइट है वो है लीवर, उसके अलावा कुछ सेकेंडरी साइट्स भी हैं, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, प्लाज्मा, नर्वस टिश्यू और टेस्टिस, ये कुछ सेकेंडरी साइट्स भी है मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम 2 तरीके की होते हैं, एक माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम में साइटोक्रोम P450 होता है, जिसमें भी 50% जो ड्रग्स के लिए होता है वो CYP3A4 होता है, जिसमें हमने CYP3A4 तीनों के मतलब को समझा कि CY क्या इंडिकेट करता है। CY इंडिकेट करता है हमारे किसके, साइटोक्रोम को। P हमारा इंडिकेट करता है P450 को, इसमें 3 फैमिली, A जीन, और जो हमारा 4 है वो जीन नंबर को इंडिकेट करता है। फिर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की बात की। फिर हमने आगे बात की एंजाइम इंड्यूसर के बारे में, जिसकी हमने ट्रिक देखी, G2P2 RS सेल फोन से एंजाइम इंड्यूसर दे सकते हैं, क्या ट्रिक याद कर सकते हैं। एंजाइम इंड्यूसर क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करते हैं, जिससे इफेक्ट डिक्रीज होता है, इसलिए हम एंजाइम इंड्यूसर में क्या करते हैं, डोज को इंक्रीज करता है। ठीक, एंजाइम इंड्यूसर को आप एक लाइन में लिख सकते हो बस ऐसे, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, फिर एक एरो बनाओ, फिर देखो इफेक्ट डिक्रीज, फिर एक एरो बनाओ, डोज इंक्रीज, खत्म बात। इतना में एंजाइम इंड्यूसर खत्म, ट्रिक लिखो। एंजाइम इनहिबिटर में सिंपल से एक लाइन में लिखो, एंजाइम इनहिबिटर, आगे एरो बनाओ डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, फिर उसके आगे एरो बनाओ देयरफॉर क्या होता है कि डिक्रीज मतलब डिक्रीज डोज, खत्म बात। उसके आगे ट्रिक बनाओ, खत्म। एक मतलब हाफ पेज से कम में भी आप दोनों टॉपिक को लिख सकते हो। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे माइंड मैप्स आपको बनाने हैं। एक्सक्रीशन, फिर उसके बाद हमने एक्सक्रीशन की बात की। एक्सक्रीशन में हमने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन पर डिपेंड करता है। फिर हमने काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन में क्लियरेंस की बात की। फिर हमने बात की हाफ लाइफ, जिसका फॉर्मूला होता है 0.693 इंटू VD अपॉन क्लियरेंस। ठीक है, फिर हमने लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज की बात की। फिर हमने कंपैरिजन देखा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का कंपैरिजन देखा। कांस्टेंट फ्रैक्शन आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, कांस्टेंट अमाउंट आता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। ठीक है, उसके बाद हमने बात की इसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो ड्रग्स फॉलो करती है, कौन सी ड्रग्स हैं, 0 वाट पावर के थ्रू उनकी ट्रिक याद की। और एट द एंड हमें लास्ट देखा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, जिसके लिए 4 to 5 हाफ लाइफ्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये था आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, यहाँ पे खत्म होता है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और नहीं तो आप जाके सीधे सिंपल सा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, जिसके थ्रू आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी आप अपने डाउट्स और सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम से मतलब सब चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगती है, सारे अलग अलग तरीके की फ्लो चार्ट्स और सारा कॉन्सेप्ट आप लेके आने में। इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो ग्रुप फार्मा के नाम से, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर आज की वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।